नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है क्योंकि ये किसी भूत प्रेत चुड़ैल या डायन की नहीं, ये एक ब्रह्म राक्षस की कहानी है, जैसे कि बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग जानते भी हैं। ब्रह्म राक्षस क्या होता है ये आप लोग जानेंगे इस कहानी में, क्योंकि कहते हैं कि जो पंडित होते हैं, जो महंत होते हैं, वो इतने ज़्यादा तेजस्वी होते हैं, इतने ज़्यादा उनमें ज्ञान होता है कि कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता है उनके ज्ञान को। लेकिन उन्हीं में से कुछ पंडित या महात्मा जो भी हैं, वो अगर कोई गलत काम करते हुए उनकी मौत होती है तो फिर वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल भी होते हैं, और कोई कोई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने गलती से वो पाप किया हो जिस वजह से उनकी मौत हुई है, तो वो लोगों का बुरा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ इतने ज़्यादा भयानक होते हैं कि लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी है प्रतीक की। प्रतीक अपने दोस्त के घर गया था शादी में, उसकी बहन की शादी थी, और प्रतीक ने सोचा था कि 2-3 दिन पहले ही पहुँच जाऊँगा ताकि हेल्प हो पाएगी दोस्त की। तो ये शादी के 2 दिन पहले वहाँ पहुँच गया था। राहुल जो इसका दोस्त था वो प्रतीक को देख करके बहुत खुश होता है और उसे थैंक्स बोलता है कि थैंक्स यार, तुम 2 दिन पहले आ गए हो क्योंकि बहुत काम है। तो प्रतीक कहता है अरे बहन की शादी है, कैसे नहीं आता मैं। अब दोनों जॉब करते थे, लेकिन जॉब की वजह से ही दोनों अलग अलग शहर में रहते थे और इस वजह से बहुत कम मिलना हो पाता था। लेकिन बहन की शादी थी, इसलिए प्रतीक 4 दिन की छुट्टी लेकर आया था। अब शादी के फंक्शन स्टार्ट हो गए थे और प्रतीक काम में लगा हुआ था। बहुत काम होते हैं शादी के घर में। रात का लगभग 12:30 बज चुका था और प्रतीक की बहन का लहंगा लेने जाना था। दुकान वाला तो दुकान बंद कर चुका था, लेकिन प्रतीक कहता है कैसे भी हो मैं लहंगा लेकर आऊँगा। तो ये जाता है और दुकान देखा कि बंद है, तो उसने उस नंबर पर फ़ोन किया जो दुकान पर लिखा था और बोला मेरी बहन की शादी है और लहंगा नहीं मिलेगा तो शादी कैसे होगी। तो वो कहते हैं अरे भाई हम लोग तो सो रहे हैं, कैसे लहंगा देंगे। तो वो कहते हैं अरे ठीक है, आप कैसे भी करके चार्ज थोड़ा ज़्यादा ले लेना, लेकिन लहंगा आप दे दो। तो वो कहता है ठीक है अच्छा। अब उसे ये सब करते हुए आधा पौन घंटा लग गया। वो आता है, दुकान खोलता है, उसके बाद इनका लहंगा निकाल कर देता है। प्रतीक बहुत खुश होता है, फाइनली काम हो गया है, क्योंकि राहुल ने कहा था कि भाई वो लहंगा देने को रेडी नहीं है। वो बोल रहा है कि सुबह आऊँगा, अगर सुबह आएगा तो फिटिंग कैसे मतलब वो ट्राई करेगी, और 2 दिन बाद शादी है, तो ये सारे काम करने बहुत ज़रूरी हैं। अब प्रतीक बहुत खुश था कि चलो फाइनली लहंगा मिल गया। वो लहंगा लेता है, बाइक में बैठता है और लहंगा लेकर चल देता है। राहुल के घर के थोड़ा पहले एक जो गली का मोड़ था, चौराहा था, उस चौराहे के पास एक पेड़ था। वहाँ से इनके दोस्त का घर दिखता था, सामने ही था घर। तो वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। अब प्रतीक जब वहाँ पहुँचा था तो उसे बहुत तेज़ी से टॉयलेट जाना मतलब पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि घर तक पहुंचना मुश्किल होगा। तो उसने गाड़ी के ऊपर लहंगा रखा और वहां से उतर करके उसी पेड़ के पीछे जाकर वो टॉयलेट कर रहा था। टॉयलेट करके जैसे ही वो गाड़ी के पास आया, उसने देखा कि लहंगा नीचे पड़ा हुआ है। तो वो तुरंत लहंगा उठाता है और उठा करके उस गाड़ी पर रखता है और घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचता है तो लगभग बहुत लोग सो चुके थे, लेकिन इनके दोस्त और उनके पापा सभी लोग जगे हुए थे, सभी काम कर रहे थे। घर डेकोरेशन और लिस्ट बनाना, ये सारे काम जारी थे। प्रतीक जाता है, लहंगा दिखाता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली प्रतीक ने ये काम कर दिया। अब प्रतीक के लिए खाना लगाया जाता है, क्योंकि प्रतीक बहुत मतलब जल्दी निकल गया था, तो उसने खाना नहीं खाया था। प्रतीक जब खाना खाने बैठा तो वो खाना बहुत ज़्यादा खा रहा था और जल्दी जल्दी खा रहा था। ये देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं। उसका चेहरा जैसे पीला सा पड़ गया था और चमक रहा था। ये चीज़ उनके पापा देखते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। प्रतीक कहता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ और
अब मुझे सोना चाहिए क्योंकि मुझे थकान हो रही है। राहुल कहता है हाँ ठीक है, सो जाओ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। अब वो अपने रूम में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है। ऊपर का रूम था 3rd फ्लोर पर, और रूम में लाइट बंद करके बस अपने बिस्तर पर वो लेटा ही था कि उसे महसूस होता है कि कोई उसके बेड के बगल में खड़ा है और बहुत गुस्से से उसे देख रहा है। प्रतीक 1-2 बार तो अवॉइड करता है, लेकिन जब कोई लगातार देखता है तो आपको महसूस हो जाता है कि कोई गुस्से से देख रहा है। तो वो एक बार पलट कर देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है एक लगभग 6-7 फुट लंबा आदमी। मतलब इतना लंबा आदमी उसने कभी नहीं देखा था, जो कि छत से थोड़ा ही छोटा था। वो खड़ा था, वो नीचे धोती पहने था और गमछा डाल रखा था एक पीले कलर का या ऐसा कुछ। टीका था उसके मस्तक पर। उसकी आंखें गुस्से से लाल। प्रतीक देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और बस चीखने ही वाला था। तभी उसने प्रतीक को उठाया और उठा करके ज़मीन पर पटक देता है। प्रतीक चिल्लाता है बहुत ज़ोर से, लेकिन शायद उसकी आवाज़ नीचे तक नहीं गई थी तो कोई ऊपर आया नहीं। प्रतीक बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो कह रहा था कि तुमने ठीक नहीं किया है, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। प्रतीक कहता है मैंने क्या किया है गलत? उसने कहा मेरा श्राप है कि तुम अब इस घर से बाहर नहीं जा सकते हो अपने पैरों पर। प्रतीक कहता है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है। उसने कहा बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अब इतना कह के वो अचानक से खिड़की के पास से ही गायब हो जाता है। प्रतीक बस बिस्तर से नीचे पड़ा हुआ था और बस उठकर वो खड़ा होना सोच रहा था कि बिस्तर पर लेट जाऊं, क्योंकि अब वो नहीं था रूम में। लेकिन पता नहीं क्यों प्रतीक चल नहीं पा रहा था। प्रतीक को क्या हुआ ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके पैरों में क्या हो गया। वो उठकर बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, उसके लग रहा था पैरों में जान ही नहीं है, दोनों पैरों में। वो बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था। तभी राहुल को शायद सुनाई पड़ा। राहुल आता है तो बाहर से दरवाज़ा खोलता है लॉक, उसके बाद अंदर आता है, पूछता है क्या हुआ है। प्रतीक बहुत रो रहा था और कहता है पता नहीं मेरे पैरों को क्या हो गया है और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। राहुल की मदद से वो बेड तक तो पहुँच जाता है, लेकिन राहुल भी बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर प्रतीक को हुआ क्या है। प्रतीक खुद नहीं समझ पा रहा था उसने कौन सी गलती की। प्रतीक अभी सोच ही रहा था, तभी राहुल के मम्मी पापा, उनकी दादी आती हैं। सभी पूछते हैं बेटा क्या हुआ है, क्योंकि प्रतीक बहुत अच्छा लड़का था। तो प्रतीक कहता है कि पता नहीं दादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अभी मैं जब सो रहा था उसने पूरी बात बताई कि एक आदमी आया था और उसने ऐसे ऐसे बोला है। तो उनकी माँ ने कहा कि हो सकता है बेटा तुमने सपना देखा होगा, लेकिन उसने श्राप दिया है ये बात समझ नहीं आ रही है। तो प्रतीक कहता है आंटी जी तभी से मेरे पैर नहीं काम कर रहे हैं, शायद उन्होंने ही श्राप दिया है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता है कि मैंने गलती क्या की। अब ये लेटा रहता है। अब उनके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं आखिर क्या हो रहा है। उनकी दादी बोलती हैं ठीक है कल हमें एक पंडित जी को बुलाएंगे, पहले तो प्रतीक को हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं इनके पैर तो बिल्कुल ठीक है, तो ये चल क्यों नहीं पा रहे हैं ये बात समझ में नहीं आती। सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, 2 दिन लग जाता है इन सब चीज़ों में। लेकिन जब हॉस्पिटल से वे वापस लौट रहे थे तो वो जो बरगद का पेड़ था उसके पास इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ये गाड़ी खराब थी तो ड्राइवर गाड़ी बना रहा था, प्रतीक और राहुल गाड़ी के अंदर थे, और तभी प्रतीक की निगाह पड़ती है उस पेड़ पर। जैसे ही वो पेड़ पर निगाह पड़ती है तो प्रतीक को तुरंत याद आता है कि उस दिन रात में वो टॉयलेट करने के लिए गाड़ी से उतरा था और कहीं ऐसा तो नहीं है इस वजह से। फिर कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो नॉर्मल पेड़ है और इससे क्या हो सकता है। तो उसे हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी क्योंकि शाम का वक्त था, लोग अपने अपने घरों में दिया बत्ती कर रहे थे। तो वहाँ पर उसे कुछ पूजा करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बैठकर पूजा कर रहा हो, कोई मंत्र जप रहा हो। तो ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज उसे लग रही थी, उसने अपने कान दोनों हाथों से बंद कर लिए। राहुल कहता है क्या हुआ है? तो कहता है पता नहीं, देखो यहाँ कौन पूजा कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा उलझन सी लग रही है, इतनी तेज़ आवाज़ है ये। तो राहुल कहता है मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है। तो प्रतीक कहता है अच्छा मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, इतनी तेज़ी से आवाज़ आ रही है।
अब गाड़ी इनकी ठीक होती है और ये दोनों घर पहुंचते हैं। प्रतीक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा था बिना राहुल की हेल्प के। प्रतीक के मम्मी पापा भी वहाँ आ जाते हैं और राहुल को अब नीचे वाला एक रूम दे दिया गया था क्योंकि ऊपर से नीचे उतरने चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो प्रतीक नीचे ही वाले रूम में था। अब इनके मम्मी पापा बोलते हैं कि इसे लेकर घर चलते हैं, दिल्ली चलते हैं और वहीं पर इलाज करवाएंगे, देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। लेकिन उनकी दादी कहती हैं कि हमें डॉक्टर की नहीं, शायद किसी तांत्रिक की या पंडित की ज़रूरत है। पंडितों को बुलाया जाता है लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। उधर प्रतीक की हालत और ख़राब होती जा रही थी। प्रतीक चिड़चिड़ा सा हो गया था, बहुत गुस्सैल हो गया था। उसे चारों तरफ कोई ना कोई महसूस हुआ करता था, लगता था उसके आसपास कोई है लेकिन दिखाई नहीं देता था कोई। एक रात वो सो रहा था और उसे ऐसा लगा किसी ने बहुत तेज़ी से झापड़ मारा है और वो झापड़ उसे इतनी ज़ोर का लगा था कि वो एकदम से बेड के नीचे गिर जाता है। तो उसके पापा उसके बगल में ही लेटे थे, तो उन्हीं की हेल्प से वो फिर से लिटाते हैं ऊपर, पूछते हैं क्या हुआ है, तो पूरी बात बताता है। अब उनके पापा भी परेशान हो जाते हैं, बेटे को क्या हो गया है। वो उठकर बैठ जाता था, रात भर नहीं सो पाता था, बिल्कुल भी नहीं सो पाता था। इस वजह से उसकी आंखें एकदम लाल रहती थी और आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे। दिनों दिन वो सूखता जा रहा था। आज उसने 4 दिन से खाना भी नहीं खाया था और पता नहीं कैसे वो जी रहा था। सबने कहा कि पता नहीं अब इसका क्या होगा। ना ही कोई पंडित हेल्प कर पा रहे थे, ना ही कोई तांत्रिक हेल्प कर पा रहा था। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब शादी का दिन भी निकट आ गया था और शादी तो होनी ही थी। तो शादी वाला दिन था और अब ये प्रतीक व्हील चेयर में बैठ करके शादी अटेंड करता है। लड़की की विदाई हो जाती है, रात का वक्त था और सभी लोग अपने अपने रूम में थे। प्रतीक घर के बाहर बैठा था और सोच रहा था आखिर मैंने क्या गलती की। तभी अचानक से उसकी व्हील चेयर चलने लगती है और चलते ही हुए वो उसी पेड़ के नीचे जाता है। जैसे ही अब ये चिल्ला रहा था लेकिन इसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे और सभी थके हुए थे क्योंकि विदाई के बाद सभी बहुत थक जाते हैं तो रेस्ट करते हैं। प्रतीक के पापा प्रतीक को ढूंढ रहे थे लेकिन प्रतीक तो कहीं और ही था। वो उस पेड़ के नीचे था। पेड़ के नीचे जैसे ही वो पहुंचा उसने देखा कि वो जो आदमी था जिसको उसने अपने रूम में देखा था वो उसी पेड़ के नीचे बैठा है और वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की थी। यहाँ पर तुमने जो किया था वो बहुत गलत था। मैं इस पेड़ पर रहता हूँ और मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ, अभी से नहीं। और तुमने मेरी तपस्या भंग की। मैं उस समय तपस्या कर रहा था और तुमने मेरी तपस्या भंग की थी। इसका भुगतान तो तुम्हें भुगतना ही होगा। अब ये सुन करके प्रतीक और भी ज़्यादा डर जाता है, उनसे क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। तो उसने कहा कि क्षमा तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो श्राप मैंने एक बार दे दिया वो दे दिया। अब तुम अपना खुद से कुछ भी करो, किसी तांत्रिक के पास जाओ, किसी के पास जाओ, लेकिन कोई तुम्हारा ये मेरा श्राप तोड़ नहीं सकता है। ये सुन करके प्रतीक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बताता है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और ब्रह्म राक्षस किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। शायद वो बहुत गुस्सैल था। ये बात प्रतीक को नहीं पता थी। प्रतीक वहाँ से अब अपने घर आता है व्हील चेयर ले करके, अपने घर वालों को पूरी बात बताता है। घर वालों को जब ये पता चलता है कि वो ब्रह्म राक्षस है तो वो लोग और डर जाते हैं। और प्रतीक तो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके शरीर में जान ही नहीं थी। तभी एक उनके गांव के एक बुजुर्ग आए थे। उन्होंने बताया कि ब्रह्म राक्षस से लड़ाई सिर्फ एक अघोरी कर सकता है, तो हमें अघोरी के पास जाना होगा। तो ये लोग शमशान घाट जाते हैं, वहाँ पता करते हैं। एक बहुत सिद्ध अघोरी थे, वो अपनी तपस्या में लीन थे। तो जब उनकी पूजा ख़त्म होती है, वो इन लोगों ने 2 दिन इंतज़ार किया था क्योंकि वो बात नहीं करते थे किसी से। तो जब 2 दिन बाद वो अपनी तपस्या ख़त्म करके उठे तो इन लोगों ने बात की, पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि वो ब्रह्म राक्षस अभी से नहीं, लगभग 500 सालों से रह रहा है। वो पेड़ बहुत पुराना है और उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। और आपका बेटा लगभग 2 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ये बात सुनकर के इनके घर वाले तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन अघोरी के पैर पड़ते हैं, उनसे कहते हैं कि बेटे से गलती हो गई है,
तो वो कहते हैं ठीक है, अच्छा गलती अगर हुई है और अगर ये क्षमा मांग रहा है तो हम एक प्रयास ज़रूर करेंगे। अब अघोरी जाते हैं, उस पेड़ के नीचे पूजा करते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं और उनका आह्वान करते हैं। ब्रह्म राक्षस वहाँ आते हैं, एक हवा के रूप में आते हैं और अघोरी बाबा पूजा में इतना लीन थे कि वो उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दिलाते हैं। ब्रह्म राक्षस इस बात से खुश हो जाता है कि इन्हें मुक्ति मिल रही है, क्योंकि उन्हें मुक्ति और कोई दिला नहीं सकता है, एक अघोरी ही उन्हें मुक्ति दिला सकता है। इतने सालों से वो इस पेड़ पर थे। जब मुक्ति मिलती है तभी ब्रह्म राक्षस प्रकट होते हैं और वो इन्हें श्राप से मुक्त करते हैं। ये इतना खुश हुए थे उस दिन कि ब्रह्म राक्षस ने श्राप मुक्त किया, और जैसे ही श्राप मुक्त किया आप मानोगे नहीं कि प्रतीक अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो गया था। उधर ब्रह्म राक्षस एक हवा की तरह आसमान में विलीन हो गए और अघोरी ने जो मंदिर बनाया था उस मंदिर में इनसे बोला था, इनके घर वालों से, कि आप अगर यहाँ नहीं भी रहते हैं तो यहाँ पर 1 महीने में या हफ्ते में जब भी हो आप एक दीपक जरूर जला दिया करिएगा। तो प्रतीक का ये नियम बन गया है कि महीने में एक बार वहाँ जा करके उस मंदिर में दीपक जलाते हैं। मंदिर भी कुछ ऐसा बड़ा नहीं, एक छोटा सा मंदिर पत्थरों से बना दिया था, एक पत्थर रख करके उसे पूजनीय बना दिया था। वहीं पर जाकर प्रतीक दीपक जलाता है और अपनी विनती करता है कि जो उसने गलती की थी उसे माफ़ कर दें और दोबारा उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। प्रतीक अब बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ है, अच्छी जॉब कर रहा है, लेकिन ये एक्सपीरियंस उसका बहुत ही ज़्यादा भयानक था, क्योंकि पहले तो वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन आज उसे पता है कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है और क्या कर सकता है। वैसे तो छोटी छोटी बहुत चीज़ें हुई थी जो मैं इस कहानी में नहीं बता पाई, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, लेकिन जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई